अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप लोग देख रहे हैं हमेशा की तरह पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, My थैंक यू सो pleasure. मच। Thank you, Azul. Thank you so much. सर आज दो तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जाहिर है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो टेंशन बढ़ी है, उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपना ट्रेड रूट जो है वो भी चेंज कर देंगे भारत से हटाकर। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो एक नया चैंपियन इंडिया से निकला है, एक छोटा सा बच्चा, जिसे कहते हैं कि 18 इयर्स जस्ट एज है उसकी, और कहा यह जा रहा है कि चेस में जो है वो वर्ल्ड में उसका नंबर 1 आ गया, यानी सबसे यंगेस्ट चैंपियन बना है। तो एक तरह से ये भी भारत में कोई क्रेडिट चला जाता है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो $1 ट्रिलियन की कोई इकोनॉमी सही करने के लिए कोई प्लान लेकर आ रहे हैं फ्राइडे को। और यही सारी चीजें लेकर, और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट को बुला लिया है वोट टेकिंग सेरेमनी में। देखिए, सबसे पहले तो भारत को मुबारकबाद दूंगा। मैं वो चेन्नई से 18 साल के गुकेश जो हैं, जिन्होंने चाइनीज अपने काउंटर पार्ट जो कि 32 साल के थे, उनको हराया है सिंगापुर में थर्सडे वाले दिन। जबरदस्त, बड़ा डिजर्विंग। और दूसरी मैं बात बल्कि कहूंगा अमेरिका के हवाले से, वो भी भारत को मुबारकबाद बनती है कि यहाँ पे हरमीत के ढिल्लों, उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल इन चार्ज ऑफ द सिविल राइट्स। तो ये भी एक भारत को उसका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ रहा है उनका। मेरा खासकर दो उनसे रिलेशनशिप है। एक तो मेरी जट बरादरी से है, ढिल्लो हैं। दूसरा, जब वो आरएनसी 2016 के अंदर, उन्होंने भी आरएनसी क्लीवलैंड ओहायो में उन्होंने सिख प्रेयर की थी रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में। शी इज अ वेरी प्रोमिनेंट लॉयर फ्रॉम इंडिया। तो ये इंडिया का मजीद इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है अमेरिका के अंदर इस पे। और इस वक्त सबसे ज्यादा कंसर्न जो सारी दुनिया का है वो सीरिया के हवाले से है। वहां पे 350 हमले किए इसराइल ने 48 घंटे के अंदर, और अमेरिका ने 75 हमले 75 हमले किए उन्होंने 2 हफ्तों के अंदर। इसराइल ने गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जा कर लिया है, जो कि जिस पे ना सिर्फ मिडल ईस्ट की स्टेट्स हैं जो उनको इस पे एतराज है, उनको इश्यूज हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस ने भी उसको कंडेम किया है। इस वक्त जो खलीजी स्टेट्स हैं वो परेशान हैं, क्योंकि अरब स्प्रिंग वाले जो लोग थे कई, वो इस वक्त सीरिया में इकट्ठे हो रहे हैं। और वहां पे जो प्रिजन, एक बहुत नोटोरियस एक बड़ी प्रिजन थी जहां पे लोगों को 15-15 साल से कैद थे बशरुल असाद पीरियड के दौर में। उसके मंजर इस वक्त CNN, MSNBC वो सारे उसको कवर कर रहे हैं। और जो अबू मोहम्मद जुलानी है, उन्होंने वहां एक मस्जिद के अंदर खिताब किया है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया उसको भी डिस्कस कर रहा है। इजराइल समझता है कि वो दे आर विक्टोरियस इन इट, कि उन्होंने ईरान की सप्लाई चेन हिजबुल्लाह की उसको रोक दिया, खत्म कर दिया है। ईरान के जो आज खामनाई लीडर हैं, उन्होंने इसके ऊपर एतराज किया है। उन्होंने आज ऐलान किया है कि ये अमेरिका और इजराइल ने मिल के सारा कुछ किया है। यहाँ पे हमारे बाबा जी बाइडन जो हैं, उन्होंने स्पीच की है और उन्होंने कहा है कि हमारा इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो कि मैं डिसएग्री करूंगा। बाबा जी, आपकी हुकूमत ने 75 हमले किए हैं उनके ऊपर 2 हफ्तों में, और आप कह रहे हैं हमारा उसके साथ कोई तल्लुक ही नहीं है। ये बातें आपकी मुनासिब नहीं है। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि सीरिया का क्या फ्यूचर है। फ्यूचर उसका बहुत दर्दनाक होगा। वहां पे पावर वार शुरू होगी, क्योंकि HTS जो ग्रुप है वो 4 मुख्तलिफ ग्रुपों का एक अलायंस है। और इस वक्त जो खदशात हैं, क्योंकि अबू मोहम्मद जुलानी ने जो अपनी कैबिनेट का ऐलान किया है, उसके अंदर ना कोई खातून है और ना ही कोई किसी दूसरे मसलक का माइनॉरिटीज, क्योंकि वहां पे शिया भी मौजूद हैं, ज्यू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। उन्होंने किसी को नहीं रखा उसमें, और खातून भी कोई नहीं है। और हार्ड लाइनर तस्वर किए जाते हैं। लोगों को इस पे खदशात हैं कि वो खवातीन को सुप्रेस करेंगे, ओप्रेस करेंगे। मजीद खाना जंगी होगी, वहां पे सिविल वॉर होगी। इस वक्त इजराइल और अमेरिका चाहता है कि कुर्द ज्यादा इलाके पे कब्जा कर लें वहां पे, क्योंकि वो सारे सुन्नी हैं, और वो ईरान का इन्फ्लुएंस यहां से कम करें।
दूसरा उस पे मैंने आपको बताया है कि इजराइल ने हमले अपने F-35 जहाज़ों के साथ वार प्लेन के साथ किए और वो क्लेम कर रहे हैं हमने सीरिया की 80% सीरियन आर्मी की जो उनके चीजें थी उनको खत्म कर दिया है। सर अफगानिस्तान में भी तो हमला हुआ है, उनके जो खलीलुर रहमान मारे गए हाँ, हक्कानी साहब, उनके ऊपर भी दाइश ने आईसिस ने हमला किया है। वो चचा भतीजा 2 मिनिस्टर थे हक्कानी और चचा जो है उस पर मारे गए हैं। ज़ाहिर है दहशतगर्दी है। फिर वो ये चीजें तो फिर आपको पता ही है कि हमारे मुल्कों में तो ये रूटीन बन चुकी है ना दहशतगर्दी जो है। जिस तरह हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि आप सांप अपने बैकयार्ड में पालेंगे तो ये ना समझें कि वो सिर्फ पड़ोसियों को काटेंगे, वो आपको भी काटेंगे। तो ये हमारा देखें ना, इस वक्त अगर देखा जाए सीरिया, इराक, लीबिया, यमन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन सारे कंट्रीज के अंदर कॉमन चीजें क्या है? इन सारी चीजों के अंदर ये है कि तालीम नहीं है। जहां तालीम नहीं होती वहां मजहब जो है वो सर चढ़ के बोलता है, बल्कि मजहब को कारोबार बना लिया जाता है। और दूसरा तालीम नहीं है, और मुझे लगता है जानबूझ के इन लोगों को तालीम से दूर रखा जाता है ताकि ये तरक्की ना कर पाए, ये सोच ना पाए कि रूलिंग एलीट ने 150 बिलियन जिस तरह पाकिस्तान का बाहर है छुपा के कहां रखा हुआ है। इस वक्त देखें पाकिस्तान के बच्चे 3 करोड़ स्कूलों में नहीं जा रहे, किसी को कोई फिक्र नहीं। 20,000 बच्चे किसी के, वो जो बेबी बुशरा है वो उठा के लेकर आ गई 20,000 बच्चे, अपना बच्चा उसमें है ही नहीं है। खान साहब बेनिफिशरी हैं इस सारी चीज का, उनका बच्चा उसमें नहीं है। 4,000 जेलों में है, एक भी एमपीए एमएनए नहीं है। लोग जो जख्मी हैं उनमें एक भी एमएनए एमपीए और इनमें से कोई भी रूलिंग एलीट का हिस्सा नहीं। लेकिन लोग बेवकूफ बने पड़े, लोग बेवकूफ। अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो महमूद गजनवी बन चुके हैं। वो कहते हैं मैं इस्लामाबाद पे 17 हमले करूंगा, 17। अब जब से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात चले, आपने जिक्र किया तो वो भी थोड़ा सा उसको टच करें कि जब से वो आईएसआई हेड जो है फैज हमीद साहब, उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद की गई है। अब दूसरा खतरा, अब खान साहब को लग रहा है कि दूसरी बारी मेरी है। आज उन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं, एक तो उन्होंने ऐलान किया है कि पैसे ना भेजें, पैसे डायरेक्ट ना भेजें, पाकिस्तान ना भेजें। हालांकि सबसे ज्यादा पैसे सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेटों से आते हैं, और लोग पाकिस्तान को नहीं भेजते, अपने माँ बाप को भेजते हैं। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन खास साहब है कि उनको समझ ही नहीं आ रही बिल्कुल कि हम ये सर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है जेल के बाहर सब लोग खुश और खुर्रम रह रहे हैं। ये भी बिल्कुल, क्यों नहीं रहेंगे भाई? देखिए आपका प्रॉब्लम है, आप पावर पॉलिटिक्स में फिर रहे हैं, लोगों के बच्चों के ऊपर सियासत कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को बुलाएं ना, अपने बच्चे को बुला के कहें भाई जिहाद करो आके, यहाँ पे हम सारे मिलके जिहाद करेंगे। लोगों के बच्चों को कहते हो जिहाद करो। अपना कासम है, उसके लिए आपने कहा था कि पाकिस्तान के हालात बड़े खतरनाक है, ये खुद वर्डिंग है उनकी अपनी। तो दूसरे के बच्चे जो है उनके लिए खतरनाक नहीं, आपके बच्चों के लिए खतरनाक है। पिंकी पीरनी बीबी जो है उसका बच्चा है, 5 बच्चों की मां है वो, एक बच्चा नहीं उनमें। और जिस तरह कहते हैं ना मक्खन से बाल निकाला जाता है, इस तरह भाग के पेशावर पहुंच गई। लोगों के बच्चे वहां जो है जलीलो ख्वार हो रहे हैं। लेकिन देखें इसमें उनका भी कसूर नहीं है, कसूर 23 करोड़ लोगों का है जो तालीम से दूर भाग रहे हैं। तालीम से दूर, ना इंग्लिश आती है ना मैथ आता है। हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री देखें। मुगल भाईजान यहां पे लेकर आए थे अरबी और फारसी जबान। उर्दू, मैं आपको शायद ये नहीं पता होगा, उर्दू किस चीज को कहते हैं? उर्दू कहते हैं टेंट की जबान, खैमे की जबान का नाम उर्दू है। खैमे किन के खैमे थे? ये टर्किश पठान भाई जब आके खैमे यहाँ पे हमले करते थे, वो खैमे के अंदर ये बोलते थे जबान जो फारसी और अरबी का इम्तजाज थे। आपने उस जबान को पकड़ लिया। अब आप जो है वो मुसलसल समझते हम सारे मुगल हैं, आप समझते हम सारे पठान, हालांकि आपका उसके साथ रिलेशनशिप ही नहीं। आप खाम कहते अपने आप को शहीदों में आप शामिल करें। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि जब आपसे इख्तिदार छीना गया, मुगलों से और मुसलमानों से इख्तिदार छीना गया, तो आपने उस वक्त
कहा कि जो हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंग्लिश काफर की जबान है, अंग्रेज की जबान है। आपके मौलवी भाईजान जो है उन्होंने आपको इंग्लिश से दूर कर गए वो। और उसके बाद जो दूसरी कौमें थी, जाहिर है उनको तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। हमारे जो हिंदू भाईजान थे वो तो इंग्लिश पढ़ते रहे, तरक्की की तरफ चले गए। वो जब इंग्लिश पढ़ के आए तो गोरों ने उनको जाबें दी, वो जाबें दी तो उनमें आसूदगी, पैसा उनके पास आ गया, बिजनेस में वो आगे आगे अंग्रेजों के करीब चले गए। और जब आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसके उसके रिजल्ट में आपने पाकिस्तान बना लिया। ठीक है, लेकिन चला नहीं सके सर, पाकिस्तान बना तो लिया। ग्रास रूट इशू तो वही है, वही खड़ा रहा है ना। उसके बाद आपने क्या किया, आपने सबसे पहले 1947 के अंदर ही अमेरिका को जाके कहा कि हमारा कंट्री छोटा है, भारत बहुत बड़ा है, हमारी आर्मी छोटी है, उनकी आर्मी बड़ी है, हमें असला दो, हमें पैसा दो, हमें असला दो, हमें पैसा दो। आप इस कारोबार से फिर आप वापस हटे नहीं। सर अभी भी सऊदी सर अभी भी जो ये सऊदी अरब गए थे वहां से कह के आए कि $3 बिलियन अभी वापस नहीं करेंगे, लेकिन सऊदी अरब आगे की तरफ जा रहा है। आपने देखा कि जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है 2034 का, वो सऊदी अरब में होने जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। वो भाई वो अपने फायदे, वो फिर समझदार हैं। आप भी समझदार बहुत हैं, आप भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप लूट मार के पैसा बाहर ले जाते हैं, आसान काम है। 150 बिलियन जो छुपा रखा है आपने बाहर, ही देखिए, मैं बल्कि मैंने ये खुद गूगल करके देखा था, स्विस बैंकों में आपका करप्शन का पैसा भारतीय निजात लोगों से ज्यादा पड़ा है। आपने तरक्की बहुत की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं तरक्की की। आपने तरक्की लंदन में की है, आप दुबई में, लंदन में, अब टोरंटो है इस वक्त। आपके 17 ग्रेड के जो अफसरान हैं उनके बच्चे जहां जॉर्ज टाउन में पढ़ते हैं, यहां टोरंटो में कैश मिलियंस के घर लेते हैं, जो लोकल कैनेडियन देख के परेशान हो जाते हैं। आप बहुत तेज हैं, आप बहुत तेज हैं। आप, बल्कि ये लफ्ज मुनासिब नहीं होगा, लेकिन फ्रॉड में आप बहुत आगे। और उसमें, और दूसरा नेशनलिज्म नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप इस वक्त, मैं आपको बताया, आप एक तो आप आजाद नहीं हैं, बिल्कुल गुलामाना सोच है, और वहां पे लूट के आप बाहर जा रहे हैं। यही आपका सबसे बड़ा अलमिया है। आज भी आपकी जुडिशरी, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपका सारा देख ले, सबके बच्चे बाहर बैठे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं सबको जानता हूं जिनके बच्चे हैं टोरंटो, लंदन में बैठे। अब तो कई जो है मेरे क्लासमेट हैं, मेरे साथ के हैं कई लूटने वाले जो लूट के जा रहे हैं बाहर। आपके एजेंसियों को सब पता है, हर एक को पता है। मैंने आपको कई दफा आपके ब्लॉग में कहा है कि सिर्फ 4 शहरों की फ्लाइटें कंट्रोल कर लें, 90% प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। लंदन, टोरंटो, दुबई, इन फ्लाइटों के ऊपर आप लोगों की लिस्टें देख लें, और जिस तरीके से वो पैसा लूट के भाग रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही नहीं ज्यादा। लेकिन करेगा कौन, ये वजह है। करेगा कौन? दुख के साथ मैं कहूंगा, जिन लोगों के बच्चों को ये उठा के लेकर आए सुबह सरहद के गरीब इलाके से, 2-2 हजार रुपए की दिहाड़ियां उनको देते रहे, पैसा देकर लाए, कुछ के घरों में राशन उन्होंने डलवाया। आज वो 4,000 बच्चों को इस्लामाबाद की जेल से निकालें, पेशावर जाने का किराया नहीं उनके पास, किराया। और खासकर मैं शायद मैंने बताया था कि नहीं, कि जिस दिन पहली दिन मुलाकात हुई है मुर्शिद पाक के जो दरबार लगा वहां पे मोलिया, 80 लोग मिलने गए एक दिन अडयाला जेल में। 80 लोग। दुनिया की किस जेल में किसी कैदी के साथ 80 लोग मिलते हैं? फिर वो कहते हैं जी मुझे मौत की कोठड़ी में रखा हुआ है अंदर। जो मौत के कैदी होते हैं उनको 80 लोग मिलते हैं जाके, उनको मालिशिये मिलते हैं दो, इनको तो 2 लोग तो दे रखे मालिश करने के लिए। देसी घी में बकरे की रान और मुर्गियां पक के पेश होती हैं। ट्रेडमिल पड़ी है मर्जी की, 150 सेटअप करते हैं डेली बेस पे। भाईजान 72 साल उनकी एज है और अभी परेशान है। ये काफी मेकर उनके पास पड़ा हुआ है, किताबें उनके पास पड़ी, 70-80 लोग आके गाने सुनाते हैं, लतीफे सुनाते हैं, दरबार लगता है पूरा। तो दर हकीकत आप बहुत तेज हैं, आपको सिर्फ ये नहीं पता कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। आप अपनी जातियात के लिए, पावर पॉलिटिक्स के लिए बहुत तेज हैं आप।
और लेकिन इस वक्त आपके हालात बहुत खराब हैं। लेकिन सर गवर्नमेंट के भी तो वही हाल है। अब देखिए वो मरियम नवाज जो है वो 7 दिन के लिए चाइना चली गई। भाई नहीं, मैं गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट आप कह के आप गवर्नमेंट की और पाकिस्तान की तौहीन कर रही है। पाकिस्तान में कौन सी गवर्नमेंट है? मैं तो नहीं समझता इसको गवर्नमेंट कहा जा सकता है। आप इसको गवर्नमेंट कहते हैं? ये वो गवर्नमेंट है? रेट ऑफ गवर्नमेंट कहां है आपकी? एक सूबा दूसरे सूबे के ऊपर हमले कर रहा है, एक सूबे के अंदर पंजाबियों को शिनाख्ती कार्ड दे दे के बसों से गोलियां मारी जा रही हैं, तो ये गवर्नमेंट कह रही है आप? कौन सी गवर्नमेंट है? आपका बजट वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ वाले बनाते हैं। फॉरेन पॉलिसी आपकी वॉशिंगटन डीसी में, आपकी गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट? ये जो लोग, हाँ, ये लूट आईएमएफ के खर्चे पे अय्याशियां करने वाले लोगों को अगर आप गवर्नमेंट कहते हैं तो कह लें, कहने में क्या मजाक है। हाँ, मुझे ये पता है जो आप बात कर रही हैं, मरियम नवाज साहबा गई हैं, उनको रिसीव ही किसी ने नहीं किया वहां, ये भी पता चला। जो बंदा चाइनीज गवर्नमेंट का उन्होंने स्नब किया जानबूझ के। चाइनीज गवर्नमेंट का बंदा जो रिसीव करने आया, आपके टीवी चैनल सारे उसको गूगल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पता ही नहीं चल रहा वो है कौन। चले आप इसको गवर्नमेंट कह लें, लेकिन मैं इन लोगों को गवर्नमेंट नहीं कहूंगा जिनके सूबे उनके नीचे काम नहीं कर रहे, जो अपनी मुसलसल प्रमोट करने के लिए आटे के थैलों पे अपनी तस्वीरें लगा के लोगों को दे रही है। गवर्नमेंट थोड़ी होती है, इनको गवर्नमेंट कौन कहता है? और लेकिन चले कोई नहीं। मुझे अफसोस ये है कि इस वक्त दूसरी दुनिया जो है वो किसी और डायरेक्शन पे, आप और बांग्लादेश किसी और डायरेक्शन पे चल निकले। लेकिन सर आज तो प्राइम मिनिस्टर, अगर प्राइम मिनिस्टर उनको समझा है, $1 ट्रिलियन का वो प्लान लेकर आ रहे हैं। वो गलती से किसी ब्यूरोक्रेट ने 2 सिफरे गलत लगा दिए होंगे, आप उनको पढ़ने में गलती लगी होगी। ट्रिलियन के स्पेलिंग नहीं आते किसी को पाकिस्तान में, आप कह रही हैं ट्रिलियन डॉलर। पूछे तो सही किसी को ट्रिलियन डॉलर होता क्या है? $7 बिलियन के लिए तलवे चाटते हैं आप आईएमएफ के और कहते हैं ट्रिलियन डॉलर का पैकेज देंगे। किस ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जो हालात हैं आपके, जो बिजली के हालात हैं, दूसरी चीजों के हालात हैं, महंगाई के जो हालात हैं आपके, 2-2 हजार पे लोग गोलियां खाने के लिए इस्लामाबाद आ जाते हैं गरीब, तो आप कहते हैं ट्रिलियन डॉलर का पैकेज देंगे। पीआईए के हालात आप अपने देख लें, जो उसके हालात, रेलवे के हालात आप अपने देख लें। तो लेकिन चले कोई नहीं, वो मजाक कर रहे होंगे, आप उसको सीरियस उनको ना लिया करें। उसकी वजह यह है कि इस वक्त घबरा चुके होंगे क्योंकि खान साहब ने यौम शुहदा मना रहे हैं पेशावर में आईएमएफ के खर्चे पे, अमेरिकन आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के खर्चे पे जो हुकूमत पैसे देगी उसके ऊपर यौम शुहदा मनाएंगे। 1-1 करोड़ रुपया लोगों को दे रहे हैं, जो 12 लोग तो 10-12 के अंदर तो खैर 4 तो मेरे ख्याल रेंजर वाले भी थे, और दूसरे कहते हैं गुम गए, हमें मिल नहीं रहे, वो मारे जा चुके हैं। तो वो एक पूरी पांसी स्कीम जो है, और गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर यौम शुहदा मनाया जाएगा। पूछने वाला जो कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। चले आईएमएफ वालों को चाहिए कुछ होश के नाखुन लें और देखें कि हमारे पैसों से ये किस तरह की आशियां किस किस्म की कर रहे हैं। यौम शुहदा मना रहे हैं। एक तो उन्होंने वो शहबाज शरीफ साहब घबरा चुके होंगे, सिविल नाफरमानी का उन्होंने जो दूसरा शोशा छोड़ दिया है, और तीसरा इस वक्त जो है फैज हमीद के चक्करों में भी कई बातें नई नई निकल रही हैं कि 50 एमएनएस के साथ वो कम्युनिकेशन में थे। वो ना सिर्फ पीटीआई के बल्कि नून लीग के भी कई उसमें मेंबर नेशनल असेंबली मौजूद थे। लेकिन दुनिया के अंदर हालात अजीब से हैं। ना सिर्फ सीरियन इंस्टेबिलिटी है, अफगानिस्तान में आपने खुद बताया, हकानी उनके मिनिस्टर थे, वो उनको मार दिया गया है। बांग्लादेश के हालात उससे भी ज्यादा बदतरीन चल रहे हैं। इकानमी उनकी भी सख्त खराब है। और दूसरा, बांग्लादेश को सबसे बड़ा खतरा ये होना चाहिए, इनको लाने वाले बाबा जी बाइडन और हिलरी क्लिंटन थे। क्लिंटन फाउंडेशन क्लिंटन को बहुत पैसे देते रहे, हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करते रहे डॉक्टर यूनस, लेकिन वो बाबा जी बाइडन के भी 2 हफ्ते रह चुके हैं। उसके बाद पता नहीं बाबा जी यूनस क्या करेंगे, वो कौन सा गुल खिलाएंगे। लेकिन हालात बांग्लादेश के भी आगे सुधरने वाले लग नहीं रहे। सर उन्होंने, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बुला लिया है चाइनीज प्रेसिडेंट को, जिनको बुलाया जाएगा पाकिस्तान से, किसी को इनवाइट करेंगे वो अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी? अभी तक तो कोई ऐसी खबर आई नहीं है। मैंने खुद अगले दिन एक दिन कैपिटल हिल पे गुजारा था।
मुख्तलिफ चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा था। मैंने एक दो जगहों से पूछने की कोशिश की कि शायद पाकिस्तान की तरफ से किसी को इनविटेशन दी जाए, तो अभी तक तो नहीं थी। लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट शी को बुलाना एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। दूसरी बड़ी न्यूज़ थी जब गए डोनाल्ड ट्रंप साहब अगले दिन नोटरडम फ्रांस के अंदर, वहां पे जाके उन्होंने खबर छोड़ी थी कि मैं चाइना से चाइना से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो रशिया और यूक्रेन की जंग को बंद कराएं। लोग अभी उस पे भी हैरान थे आज। कुछ दिनों से वाशिंगटन डीसी में बात कर वाई, लेकिन लोग समझते थे शायद इसके पीछे कोई उनका कोई दूसरा इरादा होगा। लेकिन जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी को बुलाने का जो है, लोग ये यहाँ पे इनकी वीकनेस समझ रहे हैं। कुछ ये समझते हैं कि इन्होंने जो ब्लफ करना था कर लिया था, जितना टैरिफ का करना था, अब टेबल पे बैठ के चीजें नेगोशिएट करेंगे। और ये वैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब का नेगोशिएशन का स्टाइल भी ऐसे ही है। उन्होंने एक किताब भी लिख रखी है आर्ट ऑफ नेगोशिएशन पे, वो काफी मशहूर है वो किताब। और वो पहले नेगोशिएट करने से पहले इसी तरह के ब्लफ करते पहले माजी के अंदर देखे गए हैं। तो मेरे ख्याल में अब हालात बेहतर करेंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा टास्क डोनाल्ड ट्रंप साहब का है अमेरिका की इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन, अगर टैरिफ बढ़ाएंगे चाइना पे तो चाइनीज प्रोडक्ट महंगी हो जाएंगी, तो इन्फ्लेशन कम होने की बजाय मजीद बढ़ेगा। इसके भी खदशात मौजूद हैं। दूसरा, इस वक्त इनकी कैबिनेट जो है, उसके बाद आज वो सारा दिन उनकी जो नई कैबिनेट है वो कैपिटल हिल पर फिरती रही है, कांग्रेसमैन और सेनेटर से मिलती रही है, उनसे वो अपनी सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करते नजर आए हैं। अमेरिका के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट जो है, जो इनके बॉर्डर्स आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी इरादा जाहिर कर दिया है कि डिपोर्ट करेंगे। जो बाई बर्थ सिटीजनशिप है उसको भी कैंसिल करेंगे। उसके ऊपर कई बातें हो रही थी पिछले 2 दिनों में। सबसे ज्यादा खबर जो थी वॉशिंगटन डीसी में, बर्थ राइट सिटीजनशिप को कैंसिल करना। तो इस वक्त देखा जाए तो कंफ्यूजन है, नर्वसनेस है। अगर देखा जाए तो सीरिया की वजह से हालात मजीद बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एक नई रिपोर्ट आई है कि 1 लाख से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा। और अगर 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं गाजा में, 500,000 लोगों को सीरिया में मारा जा चुका है, तो इन सर्कमस्टांसिस में दुनिया पुरअमन किस तरह रह पाएगी? क्योंकि 1 लाख जो लोग मरे हैं, अल्टीमेटली 2 या 3 लाख ऐसे लोग, उनके जो रिश्तेदार अजीज जिंदा होते हैं, वो जाहिर है उनके पास सुइसाइड बॉम्बर बनने के अलावा क्या चॉइस है। तो ये इजराइल ये समझते हैं कि वो मुसलसल 350 हमला सीरिया पे किया उन्होंने रिसेंटली, गाजा को उन्होंने खंडर बना दिया है। और फिर इसके बाद वो समझते हैं, फिर वो बार बार क्लेम करते हैं, वी आर द ओनली पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक कंट्री इन द मिडिल ईस्ट। हमारे आसपास दहशतगर्द हैं, लेकिन अगर वो इस बुरे तरीके से आप दुनिया को वन साइडेड होकर मारेंगे तो अमन कहाँ से आएगा? और दूसरी साइड पे अमन, मैं सारी जंगों को कई दफा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन समझता हूँ कि एक साइड के जो उनके पास इतने वेपन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर चीज, और दूसरी साइड पे अभी तक लोग जो हैं, जिस तरह हमारे पठान भाई आए थे इस्लामाबाद पे हमला करने, तो गुलेलें साथ लेकर आए थे। वो आज के दौर में भी गधों पे फिर रहे हैं, गुलेलों से फिर रहे हैं। और बार बार जो उनका मुर्शद ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड का, वो बार बार कहता है ये सियासत नहीं है, जिहाद है। तो फिर देखें, फिर ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। लेकिन सर, इसमें तो अमेरिका को कोई रोल प्ले करना चाहिए कि ताकि सीरिया में और इजराइल और जो कुछ हो रहा है इसको रोकने में, क्योंकि ये तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए, अमेरिका, अगर जाती तौर पे मैं समझता हूँ, अमेरिका भी जिस तरह पूरी दुनिया विक्टिम है इसराइल की, अमेरिका भी विक्टिम है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो सियासतदान है, बिलखसूस बर्नी सैंडर, उन्होंने कहा था कि असला हमारा, पैसा हमारा, और इसराइल हमारी बात भी नहीं सुनता। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर इसराइल की लॉबी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका हिल नहीं सकता उनके बगैर, बल्कि अमेरिका को बनाने वाले ही ज्यू साइंटिस्ट थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसराइल यूरोप से जो ज्यूइश साइंटिस्ट यहाँ आए थे, अमेरिका को बनाया उन्होंने था, तो इसलिए उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। तो इन्फ्लुएंस मजीद स्ट्रांग होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब के एक तो इसराइल के साथ रिलेशनशिप इतने ज्यादा गहरे हैं, दूसरा उनका दामाद जो है वो ज्यूइश है, और उस वजह से जिसको उन्होंने अपॉइंट किया है फ्रांस के अंदर
अपने दामाद का जो वालिद है उसको फ्रांस के अंदर उन्होंने एम्बेसडर बनाया, तो मजीद सपोर्ट मजीद बढ़ेगी। और उसका ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कर दिया है, हमास को कहा है कि अगर आप 20 जनवरी से पहले पहले हॉस्टेजेस को रिहा नहीं करेंगे, वो कहते थे कि वो विल लूज द हेल फायर ऑन यू। तो वो बजाय कम करने के इसमें शायद शिद्दत आए। और जिसमें ये भी मैं ये कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के दामाद ने कहा था कि ये रियल एस्टेट बड़ी वाटर फ्रंट रियल एस्टेट है, यहाँ पे तो हमारे प्लाजे होने चाहिए, होटल होने चाहिए, यहाँ पे तो हमारी, तो ये सारी चीजें इसमें कमी आने की बजाय शिद्दत शायद आ जाए, क्योंकि इजराइल जो है उनका सीरिया के बाद कॉन्फिडेंस लेवल आसमान को छू रहा है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब का इलेक्शन जीत जाने के बाद उनका जो एतमाद है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। वो हमले तेज करेंगे, कम नहीं करेंगे। लेकिन इस पे दुनिया सारी अफसोस की बात है, दुनिया सारी खामोश खड़ी है। 350 हमले जो इजराइल ने 2 हफ्तों में किए, इसको अमेरिकन मीडिया कवर ही नहीं कर रहे। तो फिर अमेरिकन मीडिया कवर ना करे तो दूसरे मीडिया तो है ही नहीं, वो आपके पास तो अब दूसरी दुनिया तो सारी सोई पड़ी, दूसरी दुनिया के पास सलाहियत ही नहीं है। वो तो सारे करप्ट रजीम है। आपके मैंने जितने कंट्री गिने हैं उनमें सब में कारण ये है कि वहां पे करप्ट रजीम है। वो डॉलर ले लेते हैं अमेरिकन, इजराइल से आगे पीछे बोलते भी नहीं है। यही ट्रेजेडी है। आपकी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में एक पूरा जिस तरह सिस्टम क्रिएट किया जाता है एक प्लानिंग के जरिए, उस तरह क्रिएट किया जा चुका है। आपके जितने रूलिंग एलीट है उसको डिग्रियों के लिए यहाँ बुलाया जाता है, वो अकाउंट यहाँ खोल जाते हैं, आप उनकी बीवियां यहाँ शॉपिंग मॉल देख जाती हैं, फिर उसके बाद जाके आप जैसे पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में जाके फिर करप्शन का रेट वो बढ़ा देते हैं डॉलर और पाउंडों में जितनी ब्यूरोक्रेसी, और फिर वो उसके बाद अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते ही नहीं है। आप देखें 77 ईयर्स में आपके साथ क्या हुआ, आपके देखें अपने पिछले सदूर को देखें, वो लगते ही नहीं है पाकिस्तानी। उनके कपड़े देखें, उनके बच्चों के डिग्रियां देखें, उनके विलास, उनके घर देखें, उनका कोई फीलिंग्स ही नहीं है। आपकी ट्रेजेडी यही है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी है ही नहीं है। रूलिंग एलीट सारे फॉरेनर डुअल सिटीजन है। और भारत की तरक्की का सीक्रेट यही है कि वहां डुअल सिटीजनशिप जो है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं। उनके देखें ना, मोदी साहब के कितने प्लाट होंगे दुबई में या कितने घर लंदन में होंगे। आप डॉक्टर जयशंकर से कभी रिसर्च करा देखें, आप डॉक्टर जयशंकर के कितने महल्लात हैं लंदन में और कितने घर हैं टोरंटो में, देखें जरा, पूछें उनसे। और अपने देख लें आप, आपके तो फैशन है, आपके तो रिवाज है, तो आप फिर देखें ना आपके हालात क्या है। आप दूसरी तरफ देखें। आप, मैं अभी आपको बांग्लादेश की बता देता हूँ, जो पिछले दिनों जो बीबीसी ने वो बनाई थी रिपोर्ट, मिलियंस ऑफ मिनिस्टर। वो एक मिनिस्टर किस तरीके से हसीना वाजिद के दौर में उसने लूट के लंदन में कितने घर, 300-400 घर उसे एक मिनिस्टर के थे। आप खालदा ज़िया की करप्शन देखें, हसीना वाजिद की करप्शन देखें, दूसरे देखें कि वो करप्शन इस तरह के लार्जर स्केल पे करप्शन भारत में नहीं है। नेशनलिज्म है उनके पास। सर इसीलिए तो वो उनकी जो इकोनॉमी है वो भी आगे गई है और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भी है जो हमारी नहीं है। देखिए, आपकी तो फॉरेन पॉलिसी, जब बजट बाहर वाशिंगटन डीसी में बनेगा तो फॉरेन पॉलिसी भी तो वही बनाएंगे ना। बजट जो बनाता है फॉरेन पॉलिसी वही बनाता है। वो लोगों को आप देखें, वो जहां मोदी साहब जाते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, वो पैसे देकर आते हैं, ग्रांटें उनको इमदाद दे के आते हैं। मालदीव जाते हैं, उनको ग्रांटें देते हैं। आप जहां जाते हैं आप मांगते हैं, तो डिफरेंस तो बहुत है। तालीम में देख लें, वहां पे रिक्शा चलाने वाला, ठेला लगाने वाला इंग्लिश बोल रहा होता है। आपके यहाँ पे ना को मेंबर ना को मिनिस्टर, 2 लफ्ज नहीं आते इंग्लिश। बिल्कुल ऐसे 365 दिनों में 100 दिन स्कूल खुलते हैं, 33% पासिंग रेट है। इंग्लिश से नफरत है, कहते हैं इंग्लिश पढ़ोगे तो काफिर हो जाओगे। आपका तो सोच ही दूसरी तरफ है। आपकी तो डायरेक्शन ही जन्नत में जाना है। हालांकि मैंने आपको कई दफा कहा था, खुदारा अपनी जन्नत को पहचानो, ये दुनिया ही जन्नत है। आपके आसपास हरियाली है, पानी है, ठंडा है, गर्म है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मैं आज ही पढ़ी थी, किसी ने लिखा था कि मौलाना साहब को ये तो पता लग जाता है कि कौन जन्नत में जाएगा या नहीं, लेकिन जमीन पे जो लोग अगर ब्लास्ट में या किसी चीज में हलाक हो जाए उसके लिए वो डीएनए टेस्ट करवाते हैं, तो उसका पता नहीं लगता इनको। देखिए आरजू, यही तो एक इशू है। हम लोग बस मेरे पेरेंट्स थोड़े डिफरेंट थे। वो कहते थे कि इस्लाम के बारे में पढ़ना है तो खुद पढ़ने की कोशिश करना, मौलवी से ना जाके पढ़ना। मौलवी के पास बहुत थोड़ी एजुकेशन, हाई स्कूल की लेवल की एजुकेशन नहीं है। आपके ईमान को तो वो पोल्यूट कर देगा, खराब कर देगा। अगर पढ़ना है तो किताबें लेके पढ़ लो।
कुरान जो है उसका उसके ऊपर ताला तो नहीं ना, उसके ऊपर पेटेंट तो नहीं मौलवी ने कराया ना, आप खुद खरीदें, खुद ही पढ़ लें। मैं अगले दिन मैंने किसी जगह बैठा था, मैंने कहा यार मैंने सनातन धर्म के बारे में पढ़ा है, मैंने जैनिज्म के बारे में पढ़ा है, बुद्धिज्म पे अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ, सिखिज्म पे उसको पढ़ता हूँ, मुसलसल पढ़ता हूँ, इस्लाम को पढ़ता हूँ, शियाइज्म के बारे में पढ़ रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा है, जूदाइज्म के बारे में पढ़ा है मैंने, और बल्कि मैंने एक कोर्स अटेंड किया, एक समर प्रोग्राम, टेस्ट ऑफ जूदाइज्म, और सिनेगाग के अंदर जाके, जहां यहूदियों का सिनेगाग होता है, वहां मैंने पूरा एक समर क्लासें लेता रहा टू लर्न व्हाट इज जूदाइज्म। कोई इनकी पाबंदियां तो नहीं है, और होना चाहिए, और कोर ऑफ द एवरी रिलीजन इज द सेम। हर मजहब ये कहता है एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की इज्जत करो, झूठ ना बोलो, माँ बाप का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, जानवरों को ना मारो, परिंदों को ना मारो, दरख्तों को, पत्तों को, सबसे प्यार करो। ये मैंने बड़ा कंक्लूड करके आपको बता रहा हूं आरजू, हम जन्नत में रह रहे हैं। खुदा, अगर आप खुदा से पूछोगे तो उसने यही कहना है कि मैंने तुम्हें जन्नत में भेजा था, तुम पहचान नहीं सके, मेरा क्या कसूर है इसमें। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने तमाम रिलीजन्स को पढ़ा है, और मेरे ख्याल है सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ा। और बिलखुसूस मैं करें। जिस रीजन से हूँ, जो वैद हमारे जो रिलीजन, इस पे बहुत रिसर्च, इस पे मैं अभी भी मुसलसल रिसर्च कर रहा हूँ। मैं अशोका गुप्ता और सारा उस चीजों पे, इंडस वैली पे मैं रिसर्च मुसलसल करता हूँ। डिफरेंट जो आथर होते हैं उनकी किताबें पढ़ता हूँ, क्योंकि हर एक का डिफरेंट एंगल होता है, और इससे मेरी आंखें, यकीन करें, खुल गई हैं। मैं खुद जब पाकिस्तान में था तो मेरी सोचें भी ऐसी थी जैसे कि एवरेज पाकिस्तान, एक सर्टन स्टैंडर्ड चीजें पढ़ाई जाती थी, नफरत थे उससे। और लेकिन मैंने यहाँ आके सारी चीजें एज के साथ साथ जब रिसर्च की, एंड आई फाउंड आउट कि रिलीजन जो है, उसमें रिलीजन का कोई कसूर नहीं है, हम उसको तब्दील कर लेते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। रिलीजन सारे ठीक रिलीजन, अगर उस पर तवज्जो दी जाए तो कोर ऑफ एवरी रिलीजन इज द ब्यूटीफुल फिलॉसफी। मैं बुद्धिज्म पे बिलखुसूस आजकल मैं उस पर मुख्तलिफ किस्म का, मैंने शायद आपको बताया था, जो तिब्बतन मंक्स हैं और बर्मीज मंक्स हैं, उन पर मैं मुसलसल रिसर्च कर रहा हूँ। और मेरा खुद इरादा है कि किसी वक्त मैं जाके प्रैक्टिकली कुछ चीजें बर्मा में या थाईलैंड में जाके उनके रिसर्च मजीद करूं, रहूं कुछ अर्सा जाके वहां पे मेडिटेशन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए सर, और सबकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि जल्दी आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि लोग बहुत मिस करते हैं जब आप बहुत दिनों तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।